हेलो स्टूडेंट। मैं हूं रोहित सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे। एग्जाम टाइप, बोर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैथ का, ठीक है। कल आप लोगों का मैथ का एग्जाम है ना, तो रिवीजन कर लीजिएगा। बोर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ कराएंगे 10-15, उसी टाइप से आएगा। अगर वो आप लोग उतना मतलब रिवीजन कर लेते हैं ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा है, देखिए आबियू से है, मैट्रिक्स से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा है, यदि ए एक आबियू है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए स्क्वायर पूछ रहा है। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, यही ना पूछ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब यही ना हुआ। तो ए इंटू ए करना है हम लोग को, तो आबियू का गुणा करना है। तो इसके एलिमेंट को रख दीजिए ए बी और सी डी, ठीक है। ए हो गया, और इंटू में फिर ए से ही ना गुणा करना है। तो फिर इसको एक बार और लिख दीजिए, ए बी और सी और डी, आपका ये है, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो देखिए ये वाला होता है जो आपका रो होता है R1, और ये R2, और नीचे वाला क्या होता है, ये जो खड़ा होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो इधर से रो को उठा के और इधर कॉलम में ले जाके गुणा कर देंगे। इधर से रो को, जैसे में रो वाले एलिमेंट आपका यही ना है, रो वाला एलिमेंट है ए बी, तो ए बी को उठा के ए सी से गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी सी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में बी सी, ठीक है। फिर इसी को उठा के और इसमें ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए डी, बी स्क्वायर प्लस ए डी हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए डी, तो देखिए तो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस ए डी, हाँ दिख रहा है आप लोगों का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया आपका 12, ठीक है। जो मेन है क्वेश्चन उसी को लेके आए हैं, ठीक है। देखिए तो ए इक्वल टू में आपका एक आव्यूह दिया है, ठीक है। ए आव्यूह दिया है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो ये जो आव्यूह दिया है ना यहाँ पे, ये वर्ग आव्यूह कब होगा। तो देखिए वर्ग आव्यूह हमने बताया था कि वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है। रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तो एक एग्जांपल लिया हमने। इसमें देखिए रो अगर गिनेंगे तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। अगर कॉलम यहाँ पे देखे तो कॉलम हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। कॉलम C2, दो को कॉलम और दो को रो हो रहा है ना, यानी रो की संख्या को हम लोग m से दिखाते हैं और कॉलम की संख्या को n से। m से और n से, तो m का मान भी 2 ही है और n का मान भी 2 है, तो यानी बराबर है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ग आव्यूह उसको कहेंगे जिसके रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। वर्ग आव्यूह के लिए m इक्वल टू n होता है, ठीक है। रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है, यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया है जिसका एलिमेंट है एक 1 1 1, ठीक है। सभी एलिमेंट 1 1 है, तो ए स्क्वायर इकाई आपको निकालना है ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर निकालना है, यानी ए का मल्टीप्लाई कर देना है 2 बार ये आव्यूह का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ही है ना है। तो देखिए दोनों को एक बार लिख लीजिए 1 1 1, ठीक है। 1 1 1, ठीक है। एक बार और लिखेंगे है ना, और इसके रो के एलिमेंट को ले जाके कॉलम में गुणा कर देंगे, तो 3 ये आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा करना आता है इधर से। देखिए दो मैट्रिक्स दिया हो उसका गुणा करना होता है, एक मान लीजिए यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों का गुणा करना है। तो इसमें का कॉलम उठा के इसके रो से ले जाके गुणा कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर इस दूसरा कॉलम उठा के दूसरा रो इधर से उठा के कॉलम में गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। निकल जाएगा मान, तो आएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है, यदि a इक्वल टू ए आव्यूह दिया है जिसका एलिमेंट है 3 6 5 -4, और b एलिमेंट b आव्यूह दिया है जिसका एलिमेंट है 7 8 5 6, तब 2a प्लस 3 भी निकालना है, ठीक है। तो 2 और a के जगह पे रख लीजिए 3 5 3 6 और 5 -4, ठीक है। और प्लस में 3 इंटू बी सेट रख लीजिए आप 7
8 5 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 से 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और -4 में 2 से गुणा करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसका भी गुणा कर लीजिए और जोड़ दीजिए, खाली बस जोड़ देना है गुणा करके। ठीक है, तो आ जाइए 3 से 7 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 3 से 8 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 6 से 3 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका, देखिए 6 और 21 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए 12 में 24 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 15 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें कौन मिल रहा है, ये वाला सी वाला मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है ये 18 में 8 को जोड़ेंगे, 18 में 8 को जोड़ेंगे -8 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, पूरा पूरा मिल रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है आव्यूह, एक आव्यूह दिया है जिसका एलिमेंट है, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें से कह रहा है ना कि क्या आव्यूह ये कौन सा है, सममित है कि असममित है कि विकर्ण आव्यूह है। तो देखिए सममित आव्यूह किसे कहते हैं, वैसा आव्यूह जिसका परावर्त निकालने पर सेम आव्यूह आए, जो दिया हो वही आए तो उसे सममित कहेंगे, सममित कहेंगे, है ना। और यदि निगेटिव में आएगा तो असममित कहेंगे। और ये तो ऑप्शन सी दिया विकर्ण आव्यूह, तो ये तो विकर्ण आव्यूह है ही नहीं। विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं जिसके विकर्ण के छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये आपका विकर्ण आव्यूह नहीं है, तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, इसी में से दुगो। तो देखिए इसका हम लोग परावर्त निकालते हैं। मान लीजिए ये ए आव्यूह है, तो ए का परावर्त निकालेंगे तो देखिए इसका जो रो है ना, ये रो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो रो है तो कॉलम में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये एक यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, पोटैटो, फिर 1 और 0। ठीक है, -5। ठीक है, फिर ये 4 चल जाएगा एकदम ऊपर, -4 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए बराबर आ जाए, परावर्त करने पर, अगर उल्टा करने पर, जैसे में इसका रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर आ जाएगा तो सममित होगा, अब बराबर नहीं आएगा तो असममित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है यदि ए इक्वल टू में इतना दिया है। ठीक है, तो निम्न में से ए का परिवर्त निकालिए। देखिए आ गया है यहाँ पे परिवर्त का क्वेश्चन, तो आज इसका परिवर्त निकालेंगे। ए का परिवर्त ऐसे डैश दे देंगे तो परिवर्त, अच्छा टी दे दीजिए। ठीक है, तो इसका परिवर्त निकालना है तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है 2 1 3, है ना, और ये सेकेंड रो का एलिमेंट है 5 4 6। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो में जो है वो कॉलम में बदल जाएगा 2 1 3। ठीक है, और फिर ऊपर चलेगा 5 4 और नीचे आ जाएगा आपका 6। देखिए तो ये मिल रहा है, मैच कर रहा है कहीं, तो देखिए 2 1 3 5 4 6, 2 1 3 2 1 3 आपका दिख रहा है, 2 1 3 5 4 6 आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट दिया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, 2 1 3 और 5 4 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आ रहा है ना कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1 3 5 है, तो उसकी दिक् कोज्या निम्न में क्या होगा। तो देखिए ये वेक्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिक् कोज्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहले इसका वर्ग करके, है ना, निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप आपका हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 25, 9 1 10 और 25 आपका हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 1/35 हो जाएगा, एक बार 1/35, 3/35, 3/√35 और 5/√35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यही हो जाएगा दिक् कोज्या। ठीक है, ऐसा ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर दिया आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 को रहा है यदि ए डॉट बी, ये देखिए ए सदिश है और बी सदिश है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आ रहा है। तो कब जीरो आएगा, किस कंडीशन पे जीरो आएगा। ठीक है, तो देखिए ए डॉट, जब दो सदिशों का
डॉट प्रोडक्ट किया जाता है ना अदिश गुणनफल, तो यदि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उसका मान 0 होता है, क्योंकि हम लोग को पता है a डॉट बी इक्वल टू में होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा यानी परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। तो ए बी में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए परपेंडिकुलर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दिया आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 को रहा है के इंटू के। देखिए जब दो वेक्टर का ना क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है ना तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट का मान 1 होता है। जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस यानी सदिश गुणनफल, तो उसका मान 0 होगा। और जब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं के डॉट के करेंगे ना, अगर मान लीजिए डॉट तो आपका हो जाएगा 1, के क्रॉस के करेंगे तो इसका मान 0 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आ रहा है ना जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो इसको आप लोग याद रखिएगा आई जे और के, ठीक है। इधर से चला जाता है, इससे रास्ता है आपका चलने का रास्ता है, इससे, ठीक है। ये पथ है, इस पे चलना है, ठीक है। पीछे घूमिएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलना है। तो आई जे के, ठीक है। तो कह रहा है ना जे आई, जे और आई यानी उल्टा कह रहा है जाने के लिए, तो उल्टा हो जाएगा ना तो माइनस लगेगा, ठीक है। अगर सीधा जाएंगे आई जे के, याद रखिएगा आई जे के, सीधा जाएंगे सीधा ऐसे सीधा तो प्लस होगा, और अगर उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जे आई इजक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस में के, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो छूटेगा उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जे आई दिया, जे और ये आई उल्टा ना कह रहा है जाने के लिए, तो उल्टा जाने जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस में ये हो जाएगा, ये आपका के, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 1। अब देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग को बताया है ना कि किसी भी राशि का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो उसके पावर में क्या कर देते हैं, एक को जोड़ देते हैं और पावर कहाँ उतार देते हैं, नीचे उतार देते हैं। तो एक्स का पावर 3/3 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। एक्स का पावर 2 दिया है तो इसमें एक और ही जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतारेंगे ना, और प्लस में सी होता है। तो इंटीग्रेशन का ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया एक्स के पावर 10, ओ सॉरी एक्स का पावर 10 ना लिखना है। तो एक्स के पावर मान लीजिए दे दिया 10, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के पावर 10+1 करेंगे ना, एक जोड़ेंगे और नीचे उतार देंगे 10+1, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 11/11, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। और प्लस में सी लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो 10x इंटू में dx दिया है, यानी 10x का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो देखिए 10x 10x का इंटीग्रेशन ना आपको होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है, प्लस सी, log sec x प्लस में सी होता है 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दिया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है लिमिट वाला इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। लिमिट देखिए यहाँ से 0 से 1 तक लिमिट दिया और ई के पावर एक्स दिया। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पहले निकाल लेते हैं। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, हमने बताया था ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका 0 से 1 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, उसके बाद से लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका कितना है, देखिए तो अपर लिमिट 1 है, तो ई के पावर 1 और माइनस में ई के पावर 0। तो किसी भी राशि का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1। तो इसका मान हो जाएगा ई के पावर 1 माइनस में 1। देखिए तो कहीं दिख रहा है ई के पावर 1 और माइनस में 1, ई के पावर 1 माइनस 1 ये दिख रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन और आइए यहाँ पे समझ लीजिए इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएशन को, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन करना हो, अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आ जाए आपका dx/x, ठीक है, dx² x। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक को घटा देते हैं और पावर को सामने उतार देते हैं, ठीक है। पावर में एक को घटा देते हैं और पावर को सामने उतार देते हैं। तो x का पावर 2 दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, और x का पावर 2 - 1 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। पावर में से एक को घटा देते हैं और पावर को सामने उतार देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का नियम है, पावर जो होगा उसको सामने उतार देना और पावर में से एक को घटा देना। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया, अगर मान लीजिए 10 के पावर एक्स का पावर 10 है दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा डी एक्स का पावर 10। तो एक्स का पावर 10 दिया है तो पावर कितना है 10 है, तो 10 को सामने उतार देंगे और 10 में से एक को घटा देंगे तो 9 ना बचेगा, 10 10 एक्स का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है।
अभी इसका इंटीग्रेशन अभी बताए थे आप लोगों को 10x का, एक्स का पावर 10 ने एक्स का पावर 10 को का इंटीग्रेशन बताए थे, तो एक्स का पावर 11/11 हुआ था ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को नीचे उतारते हैं। और डिफरेंशिएशन यानी समाकलन में सॉरी अवकलन में पावर को सामने उतारते हैं और पावर में से एक घटाते हैं, ठीक है। और समाकलन में, समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को नीचे उतारते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा और एग्जाम अच्छा से जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो इससे बन जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए, तो ये स्पेशली था आप लोगों के लिए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए जिनका मैथ में एक्स्ट्रा में है। जिस भी स्टूडेंट का मैथ एक्स्ट्रा में है उनके लिए है ये। अगर इतना कर लेते हैं तो, रिवीजन कर लेते हैं तो उनका अच्छा से एग्जाम जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले के लिए बोल रहे हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।